नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में भारत समर्थित कई पहलों की भी घोषणा की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में नक्सल रोधी अभियानों की समीक्षा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 को मंजूरी दी। अमेरिकी आयात पर 34% टैरिफ लगाने की चीन की जवाबी कार्रवाई से अमेरिकी शेयर बाजारों में गिरावट। और भारत की सिफत कौर सामरा ने अर्जेंटीना में विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ व्यापक बातचीत करेंगे। इससे दोनों देशों के बीच विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, संपर्क, डिजिटीकरण तथा रक्षा क्षेत्रों में संबंध और मजबूत होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चौथे दौरे पर श्रीलंका पहुंचे। भारतीय प्रवासी समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला देखी जो भारत और श्रीलंका की साझा कला और संगीत विरासत को उजागर करती है। जहां श्रीलंका भारत की पड़ोसी प्रथम नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, वहीं ये दौरा रक्षा संबंधों को मजबूत करने तथा ऊर्जा, व्यापार और कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित रहेगा। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में रक्षा और ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। We of course expect a number of outcomes. There will be agreements that are being prepared for signing, which may include areas like health. There will be on digitization, on defense, on energy. So we make the formal announcements. You will have all the details. प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ वार्ता करेंगे, जिसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में भारत समर्थित कई नए पहलों की घोषणा की जाएगी। समझौतों पर हस्ताक्षर और उनके आदान प्रदान के अलावा दोनों नेता सामपुर सौर ऊर्जा परियोजना के वर्चुअल शिलान्यास समारोह में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय शांति रक्षा बल के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके स्मारक पर भी जाएंगे। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल बैंकॉक में बिम्स्टेक देशों के सम्मेलन और कई द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लिया था। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर डिवीजन के दंतेवाड़ा जिले में जनजातीय परंपराओं और संस्कृति के महोत्सव बस्तर पंडुम के समापन समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री शाह 2 दिन की छत्तीसगढ़ यात्रा पर कल शाम रायपुर पहुंचे। बस्तर पंडुम यानी बस्तर उत्सव का आयोजन बस्तर की समृद्ध जनजातीय कला और संस्कृति को पुनर्जीवित करने और इसे देश विदेश के सामने लाने के लिए किया जा रहा है। बस्तर पंडुम के तहत 3 अप्रैल से शुरू हुई संभाग स्तरीय प्रतियोगिताएं आज संपन्न हो रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे। वे आज शाम रायपुर में विभागीय समीक्षा बैठक लेकर नक्सल विरोधी अभियानों की समीक्षा करने के साथ ही भावी रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात पर बल दिया है कि भारत नवाचार और प्रौद्योगिकी संचालित विकास में वैश्विक स्तर पर मुख्य रूप से आगे बढ़ रहा है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल दूसरे स्टार्टअप महाकुंभ में उन्होंने कहा कि देश नवाचार की दुनिया में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है और शीघ्र ही वैश्विक मंच पर प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करेगा। We'll need to go global. We'll need to think big. We'll need to be ambitious. We'll need to experiment. We'll need to go beyond the boundaries of our own thinking. Let's not limit ourselves with the past. Let's explore the unknown. Wealth creation in the short run may happen with some of these conveniences. पर दुकानदारी का ही काम करना है हमें या विश्वव्यापी और इंटरनेशनल स्केल का भारत की पहचान बनानी। That, friends, is the choice before us. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी कुल लागत 18,658 करोड़ रुपए है। नई दिल्ली में कल सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से 3 राज्यों महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 15 जिलों में रेलवे का मौजूदा नेटवर्क 1,247 किलोमीटर तक बढ़ जाएगा।
तालचेर अनुगुल से लेके ऑल द वे टू संबलपुर सिटी अभी डबल लाइन है। इस डबल लाइन को अब 3rd and 4th यानी क्वाड्रुपलिंग करेंगे। 4 लाइन्स यहाँ पर बनेंगी। इस प्रोजेक्ट में भी बहुत सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट जाएगा, 3,917 करोड़। और एक्सट्रीमली बिजी एरिया ये पारादीप पोर्ट, धामरा पोर्ट और नीचे गोपालपुर पोर्ट और इधर तालचेर अनुगुल, संबलपुर, झारसुगुड़ा और आगे फिर रायपुर वाली साइड, बिलासपुर वाली साइड। इससे बहुत उड़ीसा की जीडीपी में इंक्रीज आएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। विधेयक में भारत में विदेशी नागरिकों के आव्रजन, प्रवेश और ठहरने को विनियमित करने का प्रावधान है। एक रिपोर्ट। इस विधेयक का उद्देश्य आवर्जन कानूनों को आधुनिक बनाना है। इसमें पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेजों, वीजा और पंजीकरण के संबंध में केंद्र सरकार को कुछ शक्तियां प्रदान करने का भी प्रावधान है। कानूनों की बहुलता से बचने के लिए यह विधेयक लाया गया है। कानून के अनुसार भारत में प्रवेश, निवास और बाहर जाने के लिए जाली पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करने पर 7 वर्ष तक की कैद और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। कानून में होटल, विश्वविद्यालय, अन्य शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और नर्सिंग होम को विदेशियों के बारे में जानकारी देने को भी अनिवार्य किया गया है। सभी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों और जहाजों को भारत में किसी बंदरगाह या स्थान पर नागरिक प्राधिकरण या आवर्जन अधिकारी को यात्रा तथा चालक दल की सूची, विमान, जहाज या परिवहन के अन्य साधन की अग्रिम जानकारी देना भी अनिवार्य किया गया है। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशिभूषण त्रिपाठी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि आम नागरिकों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव इसकी नियामक व्यवस्था के केंद्र में होना चाहिए। वे कल नई दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री धनखड़ ने नागरिकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग से बचाने के लिए स्पष्टीकरण के अधिकार और स्वतः फैसलों को चुनौती देने के प्रावधान लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे नए पम्बन रेल पुल के उद्घाटन की तैयारियों की देखरेख के लिए रामेश्वरम जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल नए पम्बन रेल सेतु का उद्घाटन करने के लिए कल तमिलनाडु पहुंचेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था, रक्षा और व्यापार में समुद्री उद्योग की प्रमुख भूमिका दर्शाने के लिए आज राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया कि समुद्री उद्योग को प्रदर्शित करने के लिए गुजरात के अहमदाबाद के निकट लोथल में पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक लोथल में 4,500 करोड़ रुपए की लागत से भारत की गौरवशाली सभ्यता और समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स आकार ले रहा है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल मेरीटाइम म्यूजियम भी निर्माण होगा। इस म्यूजियम में हड़प्पा कालीन वास्तुकला और जीवन शैली को फिर से उजागर करने के लिए लोथल मिनी रिक्रिएशन के अलावा 4 अलग अलग थीम पार्क का भी निर्माण हो रहा है। हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में दुनिया का सबसे ऊंचा लाइट हाउस म्यूजियम भी तैयार होगा और मेरीटाइम यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी। अपर्णा खूंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। भारतीय रिजर्व बैंक शीघ्र ही 10 और 500 रुपए के नए नोट जारी करेगा। ये नोट महात्मा गांधी के चित्र की नई सीरीज के होंगे और इन पर गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पहले से ही जारी 10 और 500 रुपए के नोटों का प्रचलन जारी रहेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा विभिन्न देशों पर टैरिफ बढ़ाए जाने के बाद वैश्विक बाजार में लगातार हलचल मची हुई है। इस बीच चीन ने कल अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद अमेरिकी शेयर बाजार में बड़े पैमाने पर बिकवाली हुई। एक रिपोर्ट। चीन ने कल अमेरिका से आयातित सभी वस्तुओं पर 34% शुल्क लगाने की घोषणा की, जो व्यापार युद्ध में सबसे बड़ी वृद्धि है। चीन ने कुछ दुर्लभ खनिज वस्तुओं के निर्यात पर भी नियंत्रण की घोषणा की और विश्व व्यापार संगठन में अपनी आपत्ति दर्ज कराई। कनाडा से लेकर चीन तक ने बढ़ते व्यापार युद्ध में जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सप्ताह टैरिफ को 1 सदी से भी अधिक समय में अपने उच्चतम स्तर पर बढ़ा दिया है, जिसके कारण वैश्विक वित्तीय बाजारों में गिरावट आई है। निवेशकों को आशंका है कि टैरिफ युद्ध बढ़ने से अमेरिका और वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं मंदी में डूब सकती हैं। जेपी मॉर्गन के विश्लेषकों के अनुसार अगर अन्य देश भी अमेरिका के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई करते हैं तो वैश्विक मंदी अधिक हो जाएगी। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में विश्व कप निशानेबाजी टूर्नामेंट में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में भारत की सिफ्ट कौर सामरा ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। पेरिस ओलंपियन 23 वर्षीय सिफ्ट ने 458.6 अंक हासिल कर विश्व कप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। जर्मनी की अनीता मनगोल्ड को रजत और कजाकिस्तान की अरीना अल्तुकोवा को कांस्य पदक मिला। पुरुषों की इसी स्पर्धा में एशियाई खेलों के पदक विजेता भारत के चैन सिंह ने 443.7 अंक लेकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उधर ब्राजील में हितेश मुक्केबाजी विश्व कप 2025 के फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में 70 किलोग्राम भार वर्ग में फ्रांस के माकन ट्राओर को हराया। इस बीच जादूमणि सिंह, सचिन सिवाच और विशाल ने अपने अपने भार वर्ग में कांस्य पदक जीते। हॉकी की बात करें तो कल से झांसी में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप शुरू हुई। 15 अप्रैल तक होने वाली इस चैंपियनशिप में 30 टीम हिस्सा ले रही हैं। इस टूर्नामेंट में नया प्रारूप आकर्षण का केंद्र है। वहीं आईपीएल क्रिकेट में कल रात लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 12 रन से हरा दिया। आज चेन्नई में दोपहर बाद 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। एक अन्य मुकाबले में चंडीगढ़ में राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने देश के पश्चिमोत्तर हिस्सों में अगले 4 से 5 दिन तक लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने यह भी कहा है कि केरल, माहे, तमिलनाडु, कर्नाटक के दक्षिणी अंदरूनी हिस्सों, असम और मेघालय में तेज वर्षा हो सकती है। इस बीच कल मुंबई में धूल भरी आंधी आई, जिससे इलाके में दृश्यता कम हो गई और दैनिक जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने राज्य में आज भी तेज आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है नवीन सक्सेना। धन्यवाद निखिल। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बैंकॉक में उठाए गए इस मुद्दे को अधिकतर अखबारों ने प्रमुखता दी है। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, बिम्स्टेक बैठक से इतर अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात के दौरान पीएम ने कहा, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की हो गहन जांच। पंजाब केसरी, हरिभूमि और अमर उजाला ने लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी ने दी यूनुस को अनर्गल बयानबाजी से बचने की सलाह। वहीं दैनिक जागरण की सुर्खी है, अपनी जिम्मेदारी निभाए बांग्लादेश सरकार। देशबंधु के अनुसार प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश में जल्द चुनाव कराने की अपील की। हिंदुस्तान और नवभारत टाइम्स की खबर है, प्रधानमंत्री ने दिया बिम्स्टेक देशों को यूपीआई से जुड़ने का प्रस्ताव। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, टैरिफ पर चीन का पलटवार, अमेरिकी वस्तुओं पर 34% शुल्क। जनसत्ता लिखता है, भारत में शेयर बाजार सहमा, साप्ताहिक कारोबार के अंतिम दिन सेंसेक्स 931 अंक लुढ़का। वीर अर्जुन का आलेख है, एआई में $1.4 अरब के निजी निवेश के साथ भारत 10वें स्थान पर। दैनिक भास्कर की खबर है, दिल्ली एयरपोर्ट पर अगले महीने से एडवांस फुल बॉडी स्कैनर का ट्रायल। नवभारत टाइम्स और पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली में आज से लागू होगी आयुष्मान योजना, पंजीकरण 10 अप्रैल से शुरू। और राजस्थान पत्रिका लिखता है, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने बनाया चावल के दाने से भी छोटा पेसमेकर, सिरिंज से हो जाएगा फिट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में भारत समर्थित कई पहलों की भी घोषणा की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में नक्सल रोधी अभियानों की समीक्षा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 को मंजूरी दी। अमेरिकी आयात पर 34% टैरिफ लगाने की चीन की जवाबी कार्रवाई से अमेरिकी शेयर बाजारों में गिरावट। और भारत की सिफत कौर सामरा ने अर्जेंटीना में विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।